अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ओरल कैविटी और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओरल कैविटी का ह्यूमन डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन के कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो होते हैं और इसके अलावा डाइजेशन का कौन-कौन सा काम ओरल कैविटी के अंदर होता है, ओरल कैविटी के बुनियादी तौर पे क्या फंक्शन है और फाइनली हम बात करेंगे बोलस के बारे में। देखिए बेटा, आज से हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज से अगले कुछ लेक्चर्स में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम पार्ट्स की बात करेंगे जहां जहां पर ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस हवाले से एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है और उस टर्म का नाम है जनाब एलिमेंट्री कैनाल। तो आइए जी, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स बाय एलिमेंट्री कैनाल। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। उस लॉन्ग ट्यूब को, उस लॉन्ग पाथवे को मेरा बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस है वो जहां जहां पे होता है उस सारे एरिया को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और ये एंड होता है एनस पे। अब माउथ और एनस के दरमियान हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उन सारे के सारे ऑर्गन्स को बेटा अगर हम गौर से देखें तो वो एक दूसरे के साथ एक ट्यूब की फॉर्म में, एक नाली की फॉर्म में अटैच होते हैं और उस पूरे एक पाथवे बनता है और उस पाथवे को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर आप अब यहाँ पे देखें तो ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, इस इमेज में जितने भी ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है और इन सारे ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल शुरू करते हैं। अब इसमें आपको माउथ नजर आ रहा होगा, सबसे पहले माउथ को ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद द सेकंड पार्ट इज फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद थर्ड पार्ट इज एसोफेगस, एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक होता है, स्टमक के बाद जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वहां से फिर एनस के थ्रू रिलीज हो जाती है। अब ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको गिनवाए हैं ये सारे के सारे पार्ट्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब मैंने आपको अभी तक सिर्फ वही पार्ट गिनवाए हैं जो बुनियादी तौर पर प्राइमरीली हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, बट इसके अलावा, इन सब पार्ट्स के अलावा 3 ग्लैंड्स भी ऐसे हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होते हैं और उन ग्लैंड्स में जो सबसे पहले ग्लैंड है वो है जी सलाइवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड जो हैं ये एक्चुअली 3 पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर। तो ये तीनों के तीनों पेयर्स भी बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होते हैं। इनके अलावा एक और ग्लैंड है बेटा जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज भी डायरेक्टली इस पूरे पाथवे में कहीं नहीं आपको नजर आएगा, साइडों पे नजर आएगा लिवर के नीचे, बट पेंक्रियाज को भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा मानते हैं। क्यों मानते हैं अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और पेंक्रियाज के अलावा लिवर भी एक ग्लैंड है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये भी मौजूद होता है मेरा बच्चा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो पार्ट्स मैंने आपको गिनवाए जो आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं और उसके साथ ये 3 ग्लैंड, ये सारी चीजें मिलके हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा ओरल कैविटी जो है उसकी बात करनी है, उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें ओरल कैविटी को डिफाइन करने की जरूरत होगी। जो हमने कहा है जी कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा है ओरल कैविटी। तो भाई हम बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि ओरल कैविटी इज एक्चुअली द स्पेस, ये मेरा बेटा वो स्पेस है दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ। मुंह के पीछे वाली जो स्पेस है उस सारी की सारी स्पेस को हम मेरा बच्चा ओरल कैविटी कहते हैं। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम डायग्रामेटिकली पहले ओरल कैविटी को समझ लें कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं और इसके अंदर
डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसके डाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेस में रोल क्या है। सो आपको ये ओरल कैविटी की डायग्राम बनानी आनी चाहिए बेटा। आपने इसको नेक से स्टार्ट कर लेना है। एक नेक का जो है वो पिछला हिस्सा बना लें और एक लाइन के थ्रू जो है वो नेक का आप अगला हिस्सा बना लें। और इस तरह से करके आप जो है अपना आपने एक स्कल और गर्दन वाला जो हिस्सा है उसको ड्रॉ करना है। अब इसके अंदर हमें बेसिकली जो ओरल कैविटी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे के सारे पार्ट्स को एड्रेस करना होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपने एक तो मुंह का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, ये मैंने बना दिया, और एक आपने मुंह का ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, ये मैंने बना दिया। और इन दोनों हिस्सों के दरमियान आपको टंग बनाने की जरूरत होगी, जबान बनाने की जरूरत होगी। ये मेरा बच्चा हमने जबान बना दी, ठीक है जी। तो यहां तक तो काम बहुत आसान है। आप ये जो माउथ वाला हिस्सा है इसको बहुत आराम से बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यू पीपल विल मूव टुवर्ड्स द नेक रीजन, और आप अब नेक रीजन बनाएंगे। यहां पर नेक रीजन में आपको एक तो ये कॉमन ट्यूब बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, जिसको आप यहां से लेके आ रहे होंगे ऐसे करके, जिसमें नेजल कैविटी से नाक वाले एरिया से भी चीजें आ रही होंगी और आपके जो फेस वाला एरिया है, जो माउथ वाला एरिया है, उससे भी चीजें इधर ही आएंगी। तो ये हमारा माउथ वाला एरिया हो गया, इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारा नेजल कैविटी वाला नोज वाला एरिया। तो एक तो ये आपकी कॉमन ट्यूब बन जाती है और आप इसको कुछ इस तरह से मेरा बच्चा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे करके अब एक ट्यूब ऊपर से आ रही है, यहां से आपने उस ट्यूब को ऐसे कर दिया। अब होता कुछ यूं है कि नीचे आके गर्दन वाले एरिया में आके मेरा बेटा ये ऊपर से तो एक ही ट्यूब है, यानी एक ही ओपनिंग है नोज के लिए भी और माउथ के लिए भी, आगे आके ये दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और ये डिवाइड कुछ इस तरह से होती है कि एक इसका पार्ट यहां होता है और एक इसका पार्ट यहां होता है। नाउ इन दिस वे ये कुछ डिवीजन हो जाती है जनाब, हम इसको यहां तक ही बनाएंगे, यहां तक, इन दिस वे कुछ डिवीजन हो जाती है। अच्छा, अब इसके पीछे आपको यहाँ पर कुछ मसल्स भी बनाने की जरूरत होगी, लाइक दिस। कुछ आपको मसल के पेयर्स बनाने होंगे और उनके पीछे आपको अपनी जो बैकबोन है वो भी बनानी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। अब आपने इस डायग्राम को लेबल करना। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी साइड। मेरा बच्चा सबसे पहले आपने ये जो ब्लैक कलर वाला आपका एरिया है आपने इसको ड्रॉ करना। ये बेसिकली आपके माउथ का ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसका जो पहला हिस्सा है जो जहां से आपका तालू स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं बेटा हार्ड पैलेट। और इसका जो दूसरा हिस्सा है जो सेकंड फेज है, उसको मेरा बच्चा कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। सो ये सबसे पहली दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ओरल कैविटी के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले, साथ ही साथ ये टंग भी मौजूद है, तो इसको भी हम ऐसे करके लेबल कर लेंगे। सो दिस इज आवर टंग बेसिकली। आफ्टर दैट टंग के बाद नीचे आइए जरा, तो यहाँ पर बेटा आपको दो, यहाँ पर आपको ऊपर एक ट्यूब नजर आ रही है जो नीचे दो ट्यूब में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, ये जो एक ट्यूब है यहाँ पर हम इसको कहते हैं फेरिंग्स, और ये नीचे दो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो रही है। उन ट्यूब्स में से जो अगली ट्यूब है बेटा उसको हम कहते होते हैं ट्रेकिया, और जो पिछली ट्यूब है उसको कहते होते हैं एसोफेगस। अब इसका मतलब ये है कि ओरल कैविटी के बाद वाली जो जगह है उसको फेरिंग्स कहते हैं। याद रखिएगा यहां पर ओरल कैविटी खत्म हो जाती है, ये जहां से फेरिंग स्टार्ट हो रही है वहां पे ओरल कैविटी जो है खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये ओरल कैविटी बस इतनी सी ही है। ओरल कैविटी के बाद फेरिंग स्टार्ट हो जाती है।
फेरिंग्स एक ही ट्यूब है जिसमें नेजल कैविटी से भी मटेरियल आता है और ओरल कैविटी से भी मटेरियल आता है। बट आफ्टर द फेरिंग्स आप देखिए कि फेरिंग्स दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, एक ट्रेकिया है और एक एसोफेगस। ट्रेकिया जो है ये एयर पाइप है, एक्चुअली ये विंड पाइप है और इसमें से एयर गुजर के लंग्स में जाती है, ठीक है। और ये जो एसोफेगस होता है ये एक्चुअली फूड पाइप होता है या फूड की ट्यूब होती है जिसमें से खुराक ने गुजर के आगे स्टमक तक जाना होता है। अब मेरी इस बात का मतलब ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रेकिया का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो तो विंड पाइप है, उसने तो खुराक जो है एयर को लेके जाना है। दैट मींस कि हमारी खुराक यहाँ पर ओरल कैविटी में आएगी, वहां से आगे फेरिंक्स में और फिर उसने एसोफेगस में जाना है। दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे ऑफ द फूड। यहाँ पर आप अगर गौर से देखिए तो आपको ये एक छोटा सा पर्दा सा, छोटा सा टिश्यू, छोटा सा फ्लैप नजर आ रहा होगा जो ट्रेकिया के ऊपर करके मौजूद है। इसको कहते हैं मेरा बच्चा एपिग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस की ड्राइंग के साथ ही आपका जो ओरल कैविटी से मुताल्लिक स्ट्रक्चर से मुताल्लिक चीजें होती हैं वो कंप्लीट हो जाती है। इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर वुड बी कंपल्सरी, स्ट्रक्चर के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अब हमें ओरल कैविटी की इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ओरल कैविटी के अंदर होने वाले फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना होगा। तो मेरा बच्चा, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, ओरल कैविटी के 4 फंक्शंस हैं और उनमें सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज फूड सिलेक्शन। देखिए जो भी खुराक हमने खानी होती है उसमें ओरल कैविटी का जो सबसे पहला फंक्शन है वो उसकी सिलेक्शन है कि मुझे ये खुराक खानी भी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अब सिलेक्शन के दौरान ओरल कैविटी किन किन चीजों को मद्देनजर रखती है, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले जो खुराक है, जो फूड है, उसकी एज कितनी है, एज ऑफ फूड। खुराक ज्यादा पुरानी तो नहीं है, ओल्ड तो नहीं है, फूड के अंदर कोई हार्ड सब्जेक्ट तो नहीं है, यानी समटाइम्स हम कुछ खाते हैं ना तो उसमें कुछ पत्थर वगैरह या समटाइम्स कंकर वगैरह इस तरह की कोई ना कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे खाने से रिलेटेड नहीं होता तो वो मौजूद हो सकता है। तो दूसरा काम ओरल कैविटी का ये होता है कि अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है और फूड आपके मुंह में चली गई है तो जब आप उसको चबाएंगे तो यू विल फील कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो मेरी पसंद की नहीं है, तो वो फिर उसको बाहर निकाल देगी। कहीं कोई डर्ट तो नहीं है फूड के अंदर, फूड की स्मेल कैसी है, इसके अलावा फूड का टेस्ट कैसा है, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरा बच्चा फूड सिलेक्शन में आ जाती हैं। अब टेस्ट को हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। स्मेल को बेसिकली नोज आइडेंटिफाई करता है। एक्चुअली ना ये फूड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आपकी ओरल कैविटी को नोज भी हेल्प करती है और आपकी आईज भी हेल्प करती है। सो जो फूड सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें ये दोनों ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब भी आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है ओरल कैविटी का कि वो उसकी सिलेक्शन करे, ये तय करे कि ये चीज खाने के काबिल है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने दो चीजें हैं, एक तरफ रोटी और मटन का सालन पड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो 3 से 4 दिन पुरानी बासी दाल पड़ी है, तो आप क्या खाएंगे? आप डेफिनेटली रोटी के साथ मटन लगा के खाएंगे। अभी आपने कैसे डिसाइड किया? आपने ये डिसाइड किया अपनी आंखों, अपनी नोज और इसके बाद जो है वो अपनी ओरल कैविटी को यूज करते हो। इनिशियली आपने लुकमा ले लिया, फिर जब वो लुकमा आपके मुंह में जाएगा अगर टेस्ट सही ना हुआ, अगर उसमें कोई ऐसी चीज हुई जो खाने के काबिल नहीं है, तो आपका मुंह जो है, आपकी ओरल कैविटी जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी से इज फूड सिलेक्शन। आफ्टर द फूड सिलेक्शन हमारा अगला स्टेप होता है बेटा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन जो है ये बेसिकली ग्राइंडिंग ऑफ द फूड है कि आपने खुराक खा ली तो अब क्या होता है, अब आपका मुंह जो है उसको ग्राइंड करना शुरू कर देता है। और ये ग्राइंडिंग जो है बेसिकली टीथ के जरिए होती है, दांतों के जरिए होती है, ये आप याद रखिएगा। हमारे दांत जो हैं वो खुराक को चबाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, और उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर ये चर्निंग क्यों होती है? हमने मतलब गोश्त की बोटी खाई है तो वो डायरेक्ट स्टमक में जाए, उसका क्या काम है कि पहले हम उसको मुंह में चबाते हैं और फिर वो स्टमक में जाते हैं? देखिए बेटा, दो रीजन हैं जिनकी वजह से ये यहाँ पर मैस्टिकेशन होती है, जिसको हम चर्निंग भी कहते हैं। एक रीजन है बेटा उसकी कि लार्ज फूड पार्टिकल्स जो हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं, दे कैन नॉट पास
थ्रू एसोफेगस, वो एसोफेगस में से नहीं गुजर सकता। एक तो रीजन ये, देखिए फूड ने जो स्टमक तक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचना है ना, वो एसोफेगस के थ्रू पहुंच रहा है। एसोफेगस बहुत छोटी सी ओपनिंग है एक, तो अगर जो फूड हम खा रहे हैं वो छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल नहीं होगी तो एसोफेगस से गुजरेगी। दूसरी रीजन मैस्टिकेशन या चर्निंग या ग्राइंडिंग की ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो बड़े पार्टिकल्स पे एक्ट नहीं कर सकते। एंजाइम्स छोटे पार्टिकल्स पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा काम के होते हैं, वो ज्यादा जल्दी उनको जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, बिकॉज छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो हमारा माउथ है वो पहले ही फूड को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ ही हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है and we are moving towards the third point, third step, third function of the oral cavity, and that is lubrication। मेरा बेटा भाई lubrication है actually the moistening of the food, खुराक को गीला कर देना। सबसे सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है lubrication की यही बनेगी कि this is moistening of फूड पार्टिकल्स। जो फूड पार्टिकल्स आपके मुंह में हैं उनको सॉफ्ट करने का जो काम है उसको कहते हैं लुब्रिकेशन। इस लुब्रिकेशन के प्रोसेस में मेरा बच्चा एक्चुअली आपके सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनके 3 पेयर्स होते हैं, 6 टोटल होते हैं, 3 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अब वो कहां कहां मौजूद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला सलाइवरी ग्लैंड है का पेयर है ये मेरा बेटा मौजूद होता है बिलो द टंग, हमारी जबान के नीचे ये मौजूद होता है। जो दूसरा सलाइवरी ग्लैंड का पेयर है बेटा वो मौजूद होता है बिहाइंड जॉज, आपके ये जो जबड़े हैं उनके पीछे मौजूद होता है। और जो तीसरा सलाइवरी ग्लैंड का पेयर है वो मौजूद होता है बेटा इन फ्रंट ऑफ ईयर, हमारे कानों के अगली साइड पे। सो ये इस तरह से 3 सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो सलाइवा मौजूद होता है ये उस सलाइवा को मेरा बेटा सिक्रीट करते हैं और वो सलाइवा जो है वो बेसिकली फूड पार्टिकल्स की मॉइस्चरिंग का काम करता है। अब ये जो सलाइवा है इंटरेस्टिंगली इसमें भी 2 चीजें होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक चीज है वाटर और जो दूसरी चीज मौजूद होती है वो होता है मेरा बेटा म्यूकस। तो सलाइवा के अंदर ये 2 चीजें मौजूद होती हैं, वाटर एंड म्यूकस। सलाइवा छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलता रहता है, उनको मॉइस्चन करता रहता है और लुब्रिकेशन का प्रोसेस भी होता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी जो फंक्शन होता है ओरल कैविटी का वो होता है मेरा बेटा केमिकल डाइजेशन। देखिए जो ये सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी मौजूद होता है जिस एंजाइम को हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ये जब लुब्रिकेशन हो रही होती है, खुराक को मॉइस्चन किया जा रहा होता है, इन द मीनवाइल दिस सलाइवरी अमाइलेज डज वन थिंग, इट डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ ना कुछ डाइजेशन यहां पे ही हो जाती है और उसको करता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज बेसिकली स्टार्च को और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ सकता है, तो कुछ ना कुछ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की सलाइवरी अमाइलेज मुंह में ही कर देता है। अब जैसे ही सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू ये केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो खुराक है वो ओरल कैविटी के एंड तक पहुंच रही होती है। आप ऐसे समझिए कि आपने यहां से कुछ खाया और ये वो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये चारों स्टेप हो चुके होंगे। आपने खुराक खा ली, फूड सिलेक्शन हो गई, खुराक मुंह में गई, आपने चबाना शुरू किया, मैस्टिकेशन होगी, चबाने के साथ साथ ही वो सलाइवा भी रिलीज हो रहा था, लुब्रिकेशन भी होगी और सलाइवा में ही सलाइवरी अमाइलेज था, केमिकल डाइजेशन भी हो गई। तो इस स्टेप को के होने के बाद अब आपकी खुराक इज रेडी टू गो इनटू द फेरिंग्स। अब द मोमेंट दिस फूड गोज इनटू द फेरिंग्स, ओरल कैविटी का फंक्शन खत्म हो जाता है और फेरिंग्स का
और एसोफेगस का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। आज के लेक्चर की आखिरी बात है मेरा बेटा अबाउट द बोलस। अब सवाल ये है जी कि ये बोलस क्या है, बोलस के टर्म का क्या मतलब है। देखिए जब हम खुराक खाते हैं तो हर एक डाइट की अपनी एक शेप होती है, बट याद रखिएगा व्हेनेवर डाइट लीव्स दिस ओरल कैविटी तो वो एक गोल से गेंद की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है, ऐसे ऐसे कर, ये ऐसे गोल से गेंद की शक्ल में इसको पुश किया जाता है फेरिंग्स की तरफ और इस गोल से गेंद को कहते हैं हम बोलस। सादा लफ्जों में खुराक जिस हालत में, जिस कंडीशन में यहां से ओरल कैविटी को लीव करती है उसको बोलस कहते हैं। बोलस के बारे में हम कहते हैं जनाब कि बोलस इज अ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल किस्म का बॉल है, गेंद है, ठीक है, और इस स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में खुराक जो है ओरल कैविटी को लीव करती है। स्फेरिकल बॉल कंसिस्ट ऑफ फूड particles that enters pharynx। फेरिंग्स में जो स्फेरिकल किस्म का बॉल एंटर हो रहा है फूड का बना हुआ, उसको हम बॉलस कहते हैं। और जैसे ही बॉलस फेरिंग्स में एंटर होता है आपका जो ओरल कैविटी का फंक्शन है खत्म हो जाता है, फेरिंग्स का स्टार्ट हो जाता है। आज के लेक्चर में मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको ओरल कैविटी का फंक्शन बड़ी डिटेल में समझा सकूं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ऑडियो के थ्रू मुझे जरूर पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।